हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग के PWSC असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, जिसमें पहले भी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं। एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के देख लीजिएगा। आज के वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए और जो भी क्वेश्चन हुआ करें कमेंट किया करिए। आइए शुरू करते हैं। ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द डैश। लेखा परीक्षा जोखिम का एक कार्य है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ऑडिट रिस्क होता है, यानी जो अंकेक्षण या फिर लेखा परीक्षा का जो जोखिम होता है, वो किस तरह का कार्य है। कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, जोखिम को नियंत्रित करना और पता लगाना। ऑडिट रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, लेखा परीक्षा जोखिम और जोखिम का पता लगाना। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, सामग्री के गलत विवरण और जोखिम का पता लगाना। या फिर इनहेरेंट रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, यानी कि अंतर्निहित जोखिम और पहचान जोखिम। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ऑडिट में रिस्क रहता है वो किस तरह का कार्य उसमें रहता है, क्या कार्य किया जाता है। तो इसमें जो मेनली रहेगा वो हो जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, यानी कि सामग्री के गलत विवरण और जोखिम का पता लगाना। इसमें क्या रहता है कि जो एक लेखा परीक्षक होता है, जो ऑडिटर होता है, वो ये चीज देखता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं उनमें जो भी एसेट्स हैं या जो भी विवरण दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो सब एक्चुअल में है नहीं, तो उसके लिए है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करता है, मूल्यांकन करता है, वेरिफिकेशन करता है, साथ में उसका वैल्यूएशन करता है। दोनों चीजें की जाती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो विवरण है सामग्री के विषय में या एसेट के विषय में सही दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। तो दोनों ही चीजें इसमें आ जाती हैं कि गलत विवरण और जोखिम का पता लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि फॉल्स क्या है, इनकरेक्ट क्या है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, त्रुटियों और धोखाधड़ी की जांच और रोकथाम द्वितीय उद्देश्य है। अकाउंटिंग ऑडिटिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। इन्होंने बताया कि तो दो भाग होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑल्सो कॉल्ड कंटीजेंसी ऑब्जेक्टिव, इनको आकस्मिक उद्देश्य भी कहा जाता है, प्राथमिक उद्देश्यों को। या फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट विद द ओनर्स वेदर द बैलेंस शीट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द कंपनी और नॉट। लेखा परीक्षक यानी जो ऑडिटर्स होते हैं क्या करते हैं, उनका प्राथमिक उद्देश्य सामने की रिपोर्ट करना है कि बैलेंस शीट से कंपनी की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण मिलता है या नहीं मिलता। तो आपको बताना है कि जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से कौन सा फॉल्स है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता करना ये द्वितीयक उद्देश्य है, द्वितीयक उद्देश्य करेक्ट है। दूसरा है जो बी पॉइंट कह रहा है कि दो तरह के होते हैं, प्राथमिक उद्देश्य और द्वितीयक उद्देश्य, करेक्ट हो जाएगा। द्वितीयक तो इन्होंने बता दिया कि ये त्रुटियां धोखाधड़ी की जांच और रोकथाम है, ये करेक्ट है। प्राथमिक उद्देश्यों को आकस्मिक उद्देश्य भी कहा जाता है। यहाँ पर जो सी पॉइंट कह रहा है कि इसको आकस्मिक उद्देश्य भी कहा जाता है, ये गलत है। इसको दो ही भागों में बांटा गया, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। जो द्वितीयक उद्देश्य होते हैं उनको आकस्मिक उद्देश्य कहा जाता है, ना कि प्राइमरी को। कि जो प्राइमरी है किसी भी चीज की जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्राइमरी उद्देश्य हैं क्या, तो प्राइमरी उद्देश्य हो जाते हैं जो भी विवरण रखे गए हैं, जो स्टेटमेंट अकाउंट्स तैयार किए गए हैं, उनकी जांच करना, उनको चेक करना, उनका निरीक्षण करना कि वो सही है या नहीं सही है। और दूसरा हो जाता है त्रुटियों धोखाधड़ी का पता लगाना। तो यहाँ पर जो प्राथमिक उद्देश्य उनको आकस्मिक उद्देश्य नहीं कहा जाता, जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको कंटीजेंसी ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। यहाँ पर सी पॉइंट ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर फॉल्स पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो डी वाला है वो भी पॉइंट करेक्ट है कि जो ऑडिटर होते हैं वो ये चेक करते हैं कि सही ढंग से रखे गए या नहीं रखे गए, उसकी रिपोर्ट मालिक जो होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, उनको सबमिट करता है। तो यहाँ पर सी पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा और वही आंसर होगा जो कि इनकरेक्ट पूछा था। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग क्लोजिंग एंट्रीज। समापन प्रविष्टियों की तैयारी में क्या कदम होते हैं। क्लोज ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट्स टू इनकम समरी, सभी व्यय खातों को आय सारांश में बंद करना। क्लोज ऑल इनकम अकाउंट्स टू इनकम समरी, आय सारांश के लिए सभी आय खातों को बंद करना। क्लोज इनकम समरी टू द अप्रोप्रिएट कैपिटल अकाउंट, उचित पूंजी खाते में आय सारांश बंद करना। ऑल ऑफ दीज सभी विकल्प। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से स्टेप्स होते हैं जो एक
फाइनल इंटरेस्ट की जा रही थी, क्लोजिंग इंटरेस्ट की जारी होती हैं, उसके तब चरण कितना होते हैं, स्टेप्स कितना होते हैं। तो यहाँ पर जो दे रखे हैं 3 आपके पॉइंट, तीनों ही करेक्ट हैं कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, सारे एक्सपेंसेस अकाउंट्स को बंद करके जो है दिया जाता है और आय का सारांश निकाला जाता है। क्लोज ऑल इनकम अकाउंट्स से इनकम समरी तक पहुंचा जाएगा, फिर इनकम समरी टू द अप्रोप्रिएट कैपिटल अकाउंट, जितना जो भी समरी निकल करके आएगी उसे उचित पूंजी खाते में आय सारांश बंद करना। ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी विकल्प ऑल ऑफ दीज। इसमें मेनली वे अकाउंट्स आ जाते हैं जो लास्ट में बिल्कुल पूरी तरह से कम्प्लीटली बंद कर दिए जाते हैं और उनको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। जो ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो फिक्स अकाउंट्स कहलाते हैं, जिसमें आपको आगे कैरी फॉरवर्ड हम लोग करते हैं। जब भी अकाउंट बनाते होंगे तो आप लोगों को ध्यान होगा कि कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर में उसको गॉल फॉरवर्ड बीडी लिखा जाता है, सीडी लिखा जाता है। तो यहाँ पर वो अकाउंट्स आते हैं जिनको फाइनली कम्प्लीटली क्लोज कर दिया जाता है उस लेखांकन वर्ष में, उस अकाउंटिंग पीरियड में। और उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि जो है आहरण खाता जो होता है, बैंक अकाउंट जो होता है, या फिर जो इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट्स होते हैं उनकी बात की जा रही है। और जो संपत्ति खाते होते हैं, एसेट्स अकाउंट्स होते हैं, या फिर जो शेयर होल्डर्स के को होते हैं, तो उन सबको बंद नहीं किया जाता, उसको हम आगे लेकर के जाते हैं नेक्स्ट ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम इफ एवरेज कॉज इज एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केस। वैल्यू ऑफ पॉलिसी ₹70,000, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ₹80,000, स्टॉक सॉल्वेज ₹21,600। निम्नलिखित परिस्थितियों में दावे की राशि ज्ञात कीजिए यदि औसत वाक्य लागू है। तो ये इंश्योरेंस क्लेम से आपका क्वेश्चन है। इसने क्या पूछा है कि आपको दावे की राशि निकालनी है औसत वाक्य के अंतर्गत, और साथ में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो बता रखी है कि पॉलिसी जो वैल्यू है वो 70,000 की है, और जिस दिन जो है आग लगी थी उस दिन स्टॉक कितने का था, 80,000 का था, और कितना स्टॉक जो था वो बचा है बाद में 21,600 का बचा है। तो आपको बताना है कि कितनी राशि का दावा किया जाएगा। अब इसे कैसे निकाला जाता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, इफ एवरेज कॉस्ट एप्लीकेबल क्लेम। यहाँ पर जो फॉर्मूला ये जो आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला लगाया जाता है। क्या है फॉर्मूला हमारा, एक्चुअल लॉस, जितना एक्चुअल में लॉस हुआ है, इनटू वैल्यू ऑफ पॉलिसी, जो पॉलिसी की वैल्यू जैसे कि क्वेश्चन आपके दे रखी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, और जो जिस टाइम आग लगी थी, जिस टाइम फायर लगी थी, उस टाइम पर जो स्टॉक था उसकी वैल्यू कितनी थी। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक्चुअल लॉस हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे नहीं रखा है, तो हमें इसे निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे हम, जो टोटल स्टॉक हमारा दे रखा है क्वेश्चन में 80,000 का, ये जो 80,000 का स्टॉक दे रखा है, और हमारा जो जितना स्टॉक बच गया है, तो जाहिर सी बात है जितना स्टॉक हमारा बच गया है और टोटल हम लेकर के आए थे, तो बीच में जो स्टॉक का गैप है ना, वही तो वेस्ट हुआ है, वही आग से हमारा जला है। तो यहाँ पर 80,000 माइनस 21,600, तो यहाँ पर 80,000 में से हम 21,600 जो अमाउंट बचा है उसको लेस कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल लॉस निकल आएगा 58,400 का। अब उसे हम अपने इस फॉर्मूले में, जो हमारा फॉर्मूला दे रखा है, इसमें इनपुट कर देंगे। 58,400 इंटू हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिसी 70,000 अपॉन में आ जाएगा, जो स्टॉक की वैल्यू थी फायर लगने के टाइम पर 80,000 की, वो अपॉन में आ जाएगी। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, उसके बाद 8 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा क्लेम अमाउंट 51,100। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लेम अमाउंट हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमारा एक किस ऑप्शन पे दे रखा है। तो अमाउंट दे रखा है हमारा जो सी ऑप्शन है वहां पर दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 51,100 रुपए की जो राशि है वो औसत वाक्य के अंतर्गत दावे की राशि होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंडर विच एक्ट टैक्स इज ड्यू टू द गवर्नमेंट और प्रेफरेंशियल लायबिलिटी। सरकार को कर की राशि किस अधिनियम के अंतर्गत स्वाधिकारी दायित्व होती है। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रांतीय दिवालिया अधिनियम, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम, बोथ ऑफ द अबव, दोनों, नन ऑफ द अबव, फिर दोनों नहीं। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्राधिकारी दायित्व आपने पढ़ा होगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो हो जाते हैं, लायबिलिटी जो बनती है, तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत वो बनती है। तो यहाँ पर आपने इंसॉल्वेंसी एक्ट मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, इसमें इंसॉल्वेंसी के बारे में, तो वहां पर समझाया था कि जो प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम होता है उसके अंतर्गत ये जो भी प्राधिकारी दायित्व होता है वो आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जिसमें कि क्लर्क जो है या फिर कुछ मजदूर हैं तो उनको एक लिमिट तक वेतन जो होता है उसकी, या फिर जो मजदूरी होती है उसकी छूट दी जाती है, उसको प्रोफेशनल माना जाता है। तो वहाँ पर मैंने पढ़ाया था। वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो क्लासेस की वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट अलग से है, देख लीजिएगा एक बार, अच्छे समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसफर टू हायरर अंडर हायर परचेज सिस्टम। क्रय क्रय पद्धति में क्रय क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? ओनरशिप ऑफ एसेट, संपत्ति का स्वामित्व, पोजीशन ऑफ एसेट, संपत्ति का अधिकार, ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ एसेट, संपत्ति का स्वामित्व तथा अधिकार, नन ऑफ द अबव में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय क्रय पद्धति, दो चीजें थी, एक हायर परचेज था और एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम था, दोनों ही मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। तो जो क्रय क्रय पद्धति होती है उसमें क्रय क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? तो जब क्रय क्रय पद्धति के अंतर्गत हम जो है विक्रय कर रहे होते हैं तो वहां पर संपत्ति का अधिकार जो होता है वो हस्तांतरित हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि कैसे, तो थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो संपत्ति का स्वामित्व होता है, जब तक आखिरी किस्त लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर दिया जाएगा तब तक जो है उसका संपत्ति का स्वामित्व ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ उसको एसेट को यूज करने का अधिकार जो है ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ओनरशिप नहीं होती। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम था उसमें क्या था कि जैसे हम पहले इंस्टॉलमेंट पे करते थे हमें साथ ही स्वामित्व भी मिल जाता था। तो दोनों में यही डिफरेंस था। और दूसरा डिफरेंस मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, इससे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है किराए क्रेता उसको हायरर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द कॉजेस फॉर द डिफरेंस बिटवीन। एक बैंक समाधान विवरण किसके बीच अंतरों के लिए कारण जानने हेतु तैयार किया जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है तो वहां पर किस चीज का डिफरेंस जानने के लिए, किसके बीच में डिफरेंस जानने के लिए तैयार किया जाता है, इजी सा क्वेश्चन है। द बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड द पासबुक, रोकड़ बही के रोकड़ खाते के अनुसार शेष तथा पासबुक के अनुसार शेष। द बैलेंस एज पर बुक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड द पासबुक, रोकड़ बही के बैंक खाते के अनुसार शेष तथा पासबुक के अनुसार शेष। द बैलेंस एज पर बुक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, या फिर नाइदर ऑफ द अबव बुक में से कोई नहीं। तो एक चीज को ध्यान में रखिएगा, जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात कर रहे होते हैं तो किसके बीच जो होता है डिफरेंस, तो जो कैश बुक बनाई जाती है उसमें जो बैंक कॉलम होता है और जो पासबुक होती है उनके बीच का डिफरेंस देखा जाता है। कैश बुक के कैश कॉलम का नहीं, कैश बुक के बैंक कॉलम का। इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ये गलती आप लोग से हो सकती है एग्जाम में। इसको ध्यान में रखिएगा कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है और जो पासबुक होती है उसके बीच के डिफरेंस को देखा जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना करके। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज एक बैंक समाधान विवरण पत्र होता है। पार्ट ऑफ कैश बुक, पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नन ऑफ दीज। तो जो एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं वो क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसका भाग होता है वो? तो यहाँ पर जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो क्या रहेगा, एक मिलान करने के लिए तैयार किया जाता है। एक अलग से स्टेटमेंट तैयार किया जा रहा है सिर्फ ये देखने के लिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस है या नहीं है। आवश्यकता होती है तो बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? जो ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, उसके द्वारा ही बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ना तो वो कैश बुक का होता है पार्ट, ना ही बैंक अकाउंट का पार्ट होता है, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ममता त्यागी इज गिवन ऑन 31 December 2017। बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक इज ₹10,000। डिविडेंड ऑफ ₹2,000 was collected by the bank but was entered in the cash book as ₹200। What is the cash book bank balance? यहाँ पर ममता त्यागी ने, तो यहाँ पर ममता त्यागी के बारे में दे रखी है कि 31 दिसंबर 2017 को उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पर कोई भी डेट हो सकती है। पासबुक के अनुसार बैंक बैलेंस 10,000 रुपए है। लाभांश का 2,000 रुपए बैंक द्वारा एकत्र किए गए थे, लेकिन रोकड़ बही में 200 रुपए मात्र दर्ज कर लिए गए हैं। रोकड़ बही शेष क्या है? यहाँ पर आपको बताना है कि रोकड़ बही का शेष क्या होगा। इसके लिए हमें क्या बनाना होगा? अभी तक जिसको हम पढ़ रहे थे सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हमको वो तैयार करना है। उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसे कैसे तैयार करेंगे, जो कि हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो बैलेंस एज पर कैश पासबुक दे रखा है हमारे क्वेश्चन में 10,000 का, उसको लिख लेंगे। उसमें से क्या हम लिस्ट कर देंगे? जो डिविडेंड नॉट कलेक्टेड इन कैश बुक, जो डिविडेंड कैश बुक में कलेक्ट नहीं किया गया है 1800 का, उसको हम लिस्ट कर देंगे। कितना बचेगा हमारा? 8,200। ये 8,200 क्या हो जाएगा हमारा, जो कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि रोकड़ बही शेष क्या है, तो क्या हो जाएगा? 8,200 का एक आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी।
अब यहाँ पर आपको को समझ में नहीं आ रहा होगा 1800 रुपये क्यों किए गए। तो 2000 रुपये जो बैंक द्वारा एकत्र किए गए थे और 200 रुपये जो दर्ज कर लिए गए हैं, तो कितने दर्ज नहीं किए गए, 1800 रुपये तो बचे, 200 रुपये तो दर्ज किए जा चुके थे ना, 1800 में बचे हमारे, वही 1800 हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर ₹12,50,000 and paid ₹5,60,000 in cash. What will be the journal entry for this transaction? राम ने श्याम से 12,50,000 रुपए का माल खरीदा है और 5,60,000 रुपए नकद दिए हैं। इस व्यवहार की जनरल प्रविष्टि क्या होगी? यहाँ पर उन्होंने कुछ माल को खरीदा है 12,50,000 का, और उन्होंने जो 12,50,000 खरीदा, लेकिन नगद जो कैश जो दिए हैं वो 5,60,000 रुपए दिए, यानी कि बाकी का जो खरीदा है उन्होंने गुड्स, वो क्या हो जाएंगे, वो क्रेडिट पे माने जाएंगे, उधार पे लिए उन्होंने। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जनरल एंट्री क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या टू श्याम, और यहाँ पर राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि दो चीजें हैं, दो तरह से दे रखा है, एक आपकी कैश भी है और साथ में उधार क्रेडिट भी है। तो यहाँ पर क्या होगी, आपकी मिश्रित जो दृष्टि है वो की जाएगी। अब यहाँ पर कौन सी करेक्ट होगी, कौन सी सही होगी, तो यहाँ पर जो परचेज अकाउंट है डेबिट हो जाएगा 12,50,000 से पूरा। अब यहाँ पर कुछ जो उन्होंने कैश में किया है भुगतान जिसका, वो टू कैश अकाउंट में आ जाएगा आपका 5,60,000 का, और टू श्याम अकाउंट जो बाकी का उन्होंने नगद में नहीं लेकर के जो उधार पे लिया है 6,90,000 रुपए जो शेष बच रहे हैं, यहाँ पर 6,90,000 कहाँ से आ गए, बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा। 12,50,000 में से 5,60,000 लेस कर दीजिएगा तो बैलेंसिंग अमाउंट आपका 6,90,000 रुपये आ जाएगा। वही 6,90,000 रुपये क्या हो जाएंगे, टू श्याम अकाउंट के नाम से हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसके लिए जनरल एंट्रीज पता होनी चाहिए कि कैसे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज डिसएडवांटेजेस ऑफ ए डबल अकाउंट सिस्टम। यहाँ पर पूछा है कि जो दोहरा खाता प्रणाली है उसका क्या नुकसान होता है। Since all assets are recorded at cost and not the written down value, the balance sheet doesn't exhibit a real position. क्योंकि सभी संपत्तियां लागत पर दर्ज की जाती हैं, ना कि लिखित मूल्य पर, बैलेंस शीट वास्तविक स्थिति प्रदर्शित नहीं करती है। इनका कहना है कि जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको कॉस्ट प्राइस पर दिखाया जाता है, ना कि जो आपकी अपलिखित वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू है, यानी कि जो डिप्रिसिएशन घटाने के बाद की वैल्यू आती है उस पर नहीं दिखाया जाता है, इसलिए सही स्थिति प्रदर्शित नहीं करती जो बैलेंस शीट होती है। प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट पॉसिबल अंडर दिस सिस्टम। इस प्रणाली में जो राजस्व यानी कि जो आयगत व्यय होता है और जो पूंजीगत व्यय होता है के बीच के में सही अंतर करना संभव नहीं हो पाता। काफी कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कहीं कहीं तो काफी कंफ्यूजन हो जाती है। It is not always possible for ordinary people to understand the accounting statement and forms. ये मतलब जो ऑर्डिनरी साधारण व्यक्ति हैं उनके लिए इसको समझ पाना इतना आसान या सुविधाजनक नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा नुकसान होता है, आपको जो नीचे कोड है वो बनाकर दे दिए गए हैं, आपको देखना है कि जो जो सही होंगे तीनों भी सही हो सकते हैं, कोई दो सही होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, क्या नुकसान होते हैं। जो पहला पॉइंट है करेक्ट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस पर दिखाने की वजह से क्या होता है, जैसे कि आपका कोई बिजनेस 10 साल से चल रहा है तो 10 साल से जो आपका एसेट है, जैसे कोई फर्नीचर है तो फिर उस पर डिप्रिसिएशन होता जाता है, लगता जाता है, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती चली जाती। लेकिन अगर आपने उसी मेथड पर दिखा दिया है, उसी 10 लाख का खरीदा था, 10 लाख का आप 10 साल बाद भी दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 10% अगर लगते लगते क्या होगा, बिल्कुल 10 साल में समाप्त हो चुका होगा। लेकिन अगर वैल्यू उतनी ही दिखा रही है तो वहाँ पर क्या है, वो मिसगाइड कर रही है, सही सिचुएशन नहीं बताएगी। तो यहाँ पे ये भी एक नुकसान है। दूसरा जो कह रहा है कि बीच में डिफरेंस करना मुश्किल होता है, करेक्ट है, कई जगहों पर बहुत काफी कंफ्यूजन होती है। तीसरा पॉइंट जो कह रहा है कि ऑर्डिनरी पीपल के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, बिल्कुल करेक्ट बात है। जिसको प्रिंसिपल्स पता होंगे कि कैसे जनरल एंट्रीज की जाती हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं यहाँ पर, वही इनको समझ पाएगा, हर कोई नहीं समझ पाएगा। ऐसे कॉमर्स को ऐसे तो सब कहते हैं बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। जो कॉमर्स बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होता है कि कितनी आसान है। ऐसे सभी के साथ ऐसा हुआ होगा, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा किसने किसने आप लोगों से कहा कि कॉमर्स बहुत ईजी है। तो यहाँ पर तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फॉरेन ब्रांचेस द रेमिटेंस टू एंड फ्रॉम हेड ऑफिस शुड बी कन्वर्टेड एट। विदेशी शाखाओं की दशा में प्रधान कार्यालय को एवं भेजे गए रोकड़ को परिवर्तित किया जाना चाहिए।
ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एक्चुअल रेट एट विच द रिमिटेंस वर मेड, एवरेज रेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो विदेशी शाखा या जो ब्रांच अकाउंटिंग है वहां से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें जो विदेशी शाखाएं होती हैं, जो प्रधान कार्यालय होता है यानी जो हेड ऑफिस होता है, को जो भी कैश जो होता है वो परिवर्तित करती हैं, तो किस रेट पर करती हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फॉरेन करेंसी में करती हैं, तो हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके थे। अब क्या रेट होता है ये क्वेश्चन पे पूछ रहा है, तो यहाँ पर रेट जो होगा, जो एक्चुअल रेट होता है या फिर जो विच द रिमिटेंस वर मेड, वास्तविक दर से जिस पर रोकड़ भेजा गया है उस पर ही क्या किया जाता है, दिखाया जाएगा अकाउंट्स का। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट P ऑफ वैद्य एंड सन्स ट्रांसफर गुड्स टू डिपार्टमेंट Q एट ए प्राइस दैट इंक्लूड्स markup of 25% on cost. If the closing stock of department A is ₹65,000, stock reserve will be created for. वैद्य एंड सन्स का विभाग P है, विभाग Q को इस कीमत पर माल हस्तांतरित करता है जिसमें लागत पर 25% का मार्कअप शामिल है। यदि विभाग A का समापन स्टॉक 65,000 रुपए है तो स्टॉक रिजर्व बनाया जाएगा, यानी कि जो स्टॉक है उसके रिजर्व में कितना रखा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट का कितना है 65,000 का, फिर गुड्स सेट बाय डिपार्टमेंट P टू Q एट प्राइस दैट इंक्लूड्स अ मार्कअप ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो क्या कह रहा है, जो गुड्स सेट किए गए थे डिपार्टमेंट P से Q को, वहां पर जो मार्कअप है वो 25% का कॉस्ट पे रखा गया। तो यहाँ पर 65,000 का है, 25% का निकालेंगे, यानी कि इस 65,000 में जो 25% है वो इंक्लूड है, तो अपॉन 125 हो जाएगा। तो 125 है तो उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 13,000 का। 25 से 1 टाइम यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 5 टाइम चला जाएगा। इसको जब आप 5 से 65,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13,000 आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व हो जाएगा 13,000। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो ये ध्यान में रखना था कि यहाँ पर जो टोटल प्राइस है और प्रॉफिट, इसमें 25% का मार्कअप रखा गया है, तो प्रॉफिट है 25 का और जो कॉस्ट है वो 100 की हो जाएगी, तो टोटल प्राइस यहाँ पर 125 हो जाएगा। गलती जो होगी वो यहाँ पर हो जाएगी, अगर आप यहाँ पर 100 से कर देंगे तो यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13,000। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। Administrative expenses are apportioned among various departments on basis of the purchase value of each department. प्रशासनिक खर्चे को विभागों में उनके द्वारा क्रय मात्रा के आधार पर वितरित होना चाहिए। Administrative expenses are apportioned among various departments on basis of the sales value of each department. प्रशासनिक जो खर्चे होते हैं उनको विभिन्न विभागों में उनके द्वारा विक्रय मात्रा के आधार पर वितरित होना चाहिए। Administrative expenses are apportioned among various departments on the basis of the value of asset of each department. उनके द्वारा धारित संपत्तियों के मूल्य के आधार पर वितरित होना चाहिए। Administrative expenses are apportioned among various departments on the basis of the time spent by employees in each department. Basically ये पूछा है आपसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं उन पर किस तरह से डाला जाता है, किस तरह से उनके खर्चों को वितरित किया जाता है, किस बेसिस पे। एक बार में पूछा है कि जो परचेज वैल्यू होती है उसके आधार पे, दूसरी बार में बता रहा है कि जो सेल वैल्यू होती है उसके आधार पर, तीसरे में बता रहा है कि जो एसेट्स होती हैं उनके मूल्य के वैल्यू के आधार पर, और फोर्थ में कह रहा है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्होंने जितना टाइम बिताया होगा उसके बेसिस पे डालना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन में सिंपली पूछ रहा है। तो जो भी एम्प्लॉय होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा जितना भी टाइम स्पेंड किया जा रहा है उस पर, उसके आधार पर ही उसको वितरित किया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स द कॉमन एक्सपेंसेस ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी शेयर्ड बिटवीन द डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ। विभागीय खातों में प्राप्त छूट के सामान्य खर्च को विभागों के बीच इस आधार पर साझा किया जाएगा। सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग की बिक्री। परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग की खरीद। फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग के कब्जे वाले मंजिल क्षेत्र। वेजेस एंड सैलरीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, यानी कि प्रत्येक विभाग के वेतन और मजदूरी। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिपार्टमेंटल अकाउंट होते हैं, भागी खाते होते हैं, तो वहाँ पर जो उनको प्राप्त छूट है या फिर जो सामान्य खर्च होते हैं कि उसको जो डिपार्टमेंट होता है अलग अलग उन पर किस आधार पर साझा किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। यानी कि जो कुछ जनरल एक्सपेंसेस होते हैं जो सभी डिपार्टमेंट्स पे आते हैं, तो वहाँ पर अगर हम अलग अलग उनका बना रहे होंगे अकाउंट्स को एक्सपेंसेस के, तो वहाँ पर हम किस बेसिस पे सब पर डालेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो किस बेसिस पे डालते हैं,
परचेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग की खरीद के बेस पे डालते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट इज कॉल्ड। ऐतिहासिक लागत के से मूल्यह्रास घटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य डैश कहलाता है। यानी कि जब किसी भी एसेट की जो हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है, समझ लीजिए जिसका हमने उसे परचेस किया होगा पहली बार में, उस पर डिप्रिसिएशन को जो हम घटा देते हैं तो अब जो वैल्यू बचती है वो क्या कहलाती है? फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करिएगा कि यहाँ पर उस वैल्यू को क्या कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते, वीडियोस को प्लीज शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर किया करिए। लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक जरूर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।